we are going to read the central idea of the poem My Mother at 66. It means मेरी माँ जिनकी उम्र 66 ईयर्स 66 साल 66 वर्ष हो चुकी है। तो इसकी एक ये जो मुझे कमेंट्स में कहा गया था कि सेंट्रल आइडिया पे एक वीडियो बनाओ, तो आइए स्टूडेंट्स सेंट्रल आइडिया पे एक वीडियो देखते हैं। आप सेंट्रल आइडिया हाउ टू क्रिएट अ सेंट्रल आइडिया, अ यूनिक सेंट्रल आइडिया। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू मेंशन you a unique central idea, how to create a unique central idea. Okay, so students, whenever we write a central idea, so we have to first write about the poet and then about the poem. After that we have to create central idea of the poem. तो देखते हैं My Mother at 66। तो बेटा सेंट्रल आइडिया आप तब कर पाओगे जब आपको पोएम के बारे में पूरी जानकारी होगी। I mean, आपको पता होना चाहिए पोएम में क्या क्या कहा गया है, उसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया करते हैं। तो एक्चुअल बेटा सेंट्रल आइडिया तो उससे आपका मेन ही है, सेंट्रल आइडिया आपका सिर्फ इतना है। लेकिन हमें अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम पे लिखना होता है, तो ये एक्चुअल लिखना नहीं होता है, मगर मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए हम ये लिख देते हैं। और साथ में पोएट्री ब्यूटी भी लिखी जाती है। बेटा ये चीज याद रखनी है कि साथ में पोएट्री ब्यूटी भी लिखी जाती है। तो अभी मैंने आपको इस सेंट्रल आइडिया में पोएट्री ब्यूटी नहीं बताई है। पोएट्री ब्यूटी मीन्स होता है पोएम में फिगर स्पीच क्या है और क्या क्या यूनिक चीजें दी गई हैं, वो सब होता है। तो वो सब मैंने अभी नहीं बताया है, नेक्स्ट बताऊंगा मैं। तो आते हैं बेटा अबाउट द पोएट। तो सबसे पहले मैं अबाउट द पोएट के बारे में जानना होगा। सेंट्रल आइडिया पढ़ते समय हमको पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जानकारी देनी है, पहले वो हमको जुटा लेनी है। आप पोएट के बारे में जानकारी कहीं से ही पाएं तो वो आप जान लें। उसके बाद अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में जानकारी अब तब दे पाएंगे जब आपने पोएम को अच्छे से पढ़ रखा होगा, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर होगी, तो ही आप अबाउट द पोएम बता पाएंगे। मीनिंग मतलब सिर्फ उसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं, मतलब आपको सही से पता होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेट कर देना मीनिंग नहीं होता है कि उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, यानी एक मीनिंग जो वर्ड लिखा हुआ है उसके मीनिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल में इन पोएम वो कहना क्या चाहती है, पोएटेस या पोएट जो भी है वो कहना क्या चाहता है उस अकॉर्डिंग। जैसे डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, मगर डार्क का मतलब कमजोर भी हो सकता है, डार्क का मतलब बुद्धिहीन भी हो सकता है, डार्क का मतलब अंधापन भी हो सकता है, यानी अंधा भी हो सकता है। तो पोएम में अलग अलग से हिसाब से अलग अलग चीजें बदलती रहती हैं, तो वो हमको बेसिकली ध्यान रखनी है। तो हमको पोएम का मीन समझना है, उसके हिंदी इसका ट्रांसलेशन नहीं समझना है कि हिंदी ट्रांसलेशन जान जाए डार्क मतलब अंधेरा तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसका मीन समझना पड़ेगा, तो हम अबाउट द पोएम लिख पाएंगे, मतलब पोएम को गहराई समझना पड़ेगा। अभी आते हैं अबाउट द पोएट। तो बेटा अबाउट द पोएट में क्या क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास शी वाज अ ग्रेट पोएटेस। तो आते हैं अबाउट द पोएट, सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। तो अबाउट द पोएट में क्या है, देखो मैंने क्या बताया है अबाउट द पोएट में, दिस पोएम कॉमा, बेटा मैंने हमेशा बोला है कॉमा बहुत जरूरी है, कॉमा के बिना अर्थ पूरा बिगड़ जाता है। एक्चुअल में माय मदर एट 66 इस पोएम का ही नाम है, यानी हम सेकंड टाइम उस सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं जो कि पहले यूज कर चुके हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये माय मदर एट 66 इज सब्जेक्ट, इज अ सब्जेक्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो दिस पोएम माय मदर एट 66, फिर आ गया कॉमा। तो इस पूरे इस कॉमा कॉमा से जो हम सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, ये एक अलग सा होता है, पैटर्न होता है। तो आते हैं, इसको लोग बोलते हैं यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। याद रखिएगा, नाम से याद करने वाले हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो दिस पोएम कॉमा माय मदर एट 66 कॉमा is very beautiful creation of a very well known and respected personality Kamala Das, or this portion very well known and respected personality of Kamala Das. This portion has been told you already by me in a reference, context and explanation. तो आते हैं स्टूडेंट, समझते हैं दिस पोएम, ये जो कविता है माय मदर एट 66, ये बहुत ही अच्छा क्रिएशन है। किसका है, ऑफ वेरी वेल नोन, बहुत ही जानी मानी एंड रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी और
सम्मानित व्यक्तित्व वाली कमला दास, जो पोएटिस कमला दास हैं, इनकी ये क्रिएशन है। माई मदर एट 66 इन्हीं की क्रिएशन है ये, इन्होंने ये कंपोज किया हुआ है। अब कमला दास के बारे में बताया गया है, हु वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च, यानी कमला दास जी का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934, यानी कि उनका जन्म 31 मार्च 1934 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इन थ्रेशर ऑफ इंडिया, त्रिशूर में हुआ था। त्रिशूर एक जगह का नाम है, त्रिशूर ऑफ इंडिया, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो कमला दास जी कब पैदा हुई थी? इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934। जब आप स्टूडेंट्स ये पोर्शन लिखते हैं तो याद रखना कि यू शुड अंडरलाइन इट, आपको इसे अंडरलाइन में कर देना है। एंड डाइड ऑन 31 मई 2009, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी कब हुई थी? 31 मई 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कुछ साल पहले ही मरी है। इनका जन्म, उनकी मृत्यु हुई है। और इन पुणे ऑफ इंडिया, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी, पुणे ऑफ इंडिया। त्रिशूल ऑफ इंडिया में इनका जन्म हुआ था और पुणे ऑफ इंडिया में इनकी मृत्यु हुई। जन्म भी इनका इंडिया में हुआ था और मृत्यु भी इनकी इंडिया में हुई थी। और आप कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, जैसा ही मैंने यूज किया मरी है। बेटा देखो ये सच है यार, ये दिखावे के चक्कर में मैं झूठ या लोकल नहीं बोल सकता। जो रियलिटी है वो रियलिटी, मरी है, वो सच में मरी है, उनका वो मर गई है। उनका जन्म हुआ है, वो जिंदा हुई थी, वो मर गई, वो सच है, सच है। मतलब कहने का बनावटी भाषा थोड़ा कम प्रयोग करें, मुझे पसंद नहीं है। और जो रियल स्टडी होती है बनावटी भाषाओं में नहीं होती है, इसे क्या रखें। तो यानी इस तरह से आप कमेंट्स करते हैं तो कभी कभी कमेंट्स आ गए हैं और किसी ने डायरेक्टली बोल दिया है कि आपने ऐसे कुछ वर्ड्स बोले हैं। हाँ बोलता हूँ, बेसिकली बोलता हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ। ओके, सी वॉज बॉर्न इन अ हाई स्टेटस फैमिली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैसे आपने स्टूडेंट सुना होगा, कोई भी पोएट्स होती है, कोई पोएट होते हैं तो उनके बारे बताया गया होता है वो गरीब फैमिली में जन्म हुआ था, बचपन माता पिता मर गए थे। बट ये सब जो चीज़ें थी, सर्कमस्टेंसेस इनके साथ नहीं थी, ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस इनके साथ नहीं थी। तो याद रखना, सी वॉज बॉर्न इन अ हाई स्टेटस फैमिली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक उच्च मतलब लेवल के परिवार में हुआ था, मतलब एक रिच फैमिली थी कह सकते हो। इनका स्टेटस भी हाई था, मतलब एक वैल्यूएबल फैमिली थी इन हर एरिया। एंड हर फेमस वर्क इज ओल्ड प्ले हाउस, इनका ओल्ड प्ले हाउस इनकी फेमस वर्क है। इन्होंने ये क्रिएशन जो दिखाया है ओल्ड प्ले हाउस, इनका सबसे फेमस वर्क है। दो फेमस वर्क है, एक मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है ओल्ड प्ले हाउस, एक मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर। तो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है इस पर, इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है इसको। तो कह रहा है कि फिर समझते हैं, इनका की मृत्यु हो गई थी 31 मई 2009 को, पुणे में ये की डेथ हुई थी। और ये एक हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनका जो फेमस वर्क था क्या था? ओल्ड प्ले हाउस। इन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा हुआ था, कभी आप लोग बुक ला के पढ़े इसको। उसके बाद हम लोग, ये हम लोग का अबाउट द पोइट हो गया, यानी फर्स्ट हमको अबाउट द पोइट बता देना है कि हम पोइट के बारे में क्या जानते हैं। एक्चुअली में जब हम सेंट्रल लाइन लिखने जाते हैं तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द पोइट एंड पोएम आल्सो। तो अभी आते हैं हम लोग अबाउट द पोएम में। तो इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस सुंदर पोएम में, कविता में, द पोएटेस जो कवित्री हैं कमला दास इज ट्राइंग टू मेंशन हर फीलिंग, वो अपनी भावना को बताना चाह रही है, भावना को बताने की कोशिश कर रही है। वो क्या कर रही है? अपनी फीलिंग को बताना चाहती हैं। वो भी कौन सी फीलिंग? व्हाट शी फील्स फॉर ओल्डनेस ऑफ हर मदर, जो महसूस करती हैं बुढ़ापे के लिए ऑफ हर मदर, जो अपनी माँ का जो बूढ़ापन है उसको जो महसूस कर रही हैं, उस बूढ़ेपन को बता रही हैं। क्या कह रही हैं? वो जो बूढ़ापन उनकी माँ के लिए आया है, उनकी माँ एक्चुअली बूढ़ी हो गई हैं, तो अपनी माँ को देखती हैं तो उनके बूढ़ेपन का एहसास कर रही हैं। और वो उनके बूढ़ेपन का एहसास करके जो सॉरनेस फील कर रही हैं, वो बहुत ही दुखद महसूस कर रही हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रही हैं इस पोएम में। एंड सी मेक्स अस अंडरस्टैंड फॉर गिविंग आवर बेस्ट सर्विस, और वो क्या करती है? मेक्स अस अंडरस्टैंड, वो हमें समझाना चाहती हैं। बेटा थोड़ा सा याद रखना, दो चीजें हैं। व्हाट मतलब यहाँ पे जो है, मैं क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट का मतलब जो है, व्हाट इज यूज्ड हियर एज अ कंजक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट इज यूज्ड हियर एज अ कंजक्शन, नॉट अ क्वेश्चन वर्ड। ओके, एंड सी मेक्स अस, तो यहाँ पर लिखा था कि जो महसूस करती हैं बुढ़ापे के बारे में, और ऑफ हर मदर, अपने माता जी के बूढ़ेपन के बारे में जो महसूस करती हैं, वो यहाँ पर टाइम टू मेंशन बताने की कोशिश कर रही हैं। एंड सी मेक्स अस अंडरस्टैंड फॉर गिविंग आवर बेस्ट सर्विस, और वो हमको समझाना चाहती है। मेक्स अस अंडरस्टैंड, मेक्स यहाँ पर बेटा यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव वर्ड।
थोड़ा सा याद रखें, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मेक्स यहाँ पर एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ है। Causative verb is that verb which is used for working from by another person. I repeat, makes is a causative verb, and causative verb is that verb which is used for making work by another person. याद रखना। तो आते हैं कॉस्ट, मेक क्या है, कॉस्टिव वर्ब। तो कार्य दूसरे से करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो सी मेक्स अस अंडरस्टैंड, वो हमें समझाना चाहती हैं, हमें समझाती हैं फॉर गिविंग आवर बेस्ट सर्विस, अपनी बेस्ट सर्विस देने के लिए, यानी हम लोगों की अपनी बेस्ट सर्विस देने के लिए, टू आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, इन दियर ओल्ड एज, उनके बूढ़ेपन पर। जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनको अपनी बेस्ट सर्विस हम लोग दें, प्रोवाइड कराएं, यानी कहने मतलब हमें उनका साथ देना चाहिए इनके बूढ़ेपन पर। तो बूढ़े हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि उनका हम साथ ना दें। तो वो एक्चुअली में वो बता रही है कि बूढ़ेपन में माता पिता को हम लोगों की जरूरत होती है और हम लोगों को उनका साथ जरूर देना चाहिए। बेटा इसको एज अ पोएम ना पढ़े केवल कि बस पोएम है, इसको एक सीख की तरह लें कि ये सच है। जनरेशन बहुत तेज बदल रही है और जनरेशन बदल रही है, कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। तो ये अलग अलग कुछ चीज़ें जो हमारी फीलिंग्स हैं और फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर एल्डर्स, तो हमें वो चेंज नहीं करनी चाहिए। या यंगर्स हो, जॉइनिंग एल्डर्स हो, कुछ चीज़ें हमको नहीं चेंज करनी है। पोएम एक्चुअल बेटा पोएम, जब ये पोएटिस और पोएटिक पोएम लिख रहे थे तो उनका मतलब ये नहीं था कि आपकी ये 9th 10th 11th 12th BA MA इन सबके सिलेबस में एक पोएम आएगी। एक्चुअल में उन्होंने पोएम इस थीम पर लिखी थी, उन्होंने जो एक्सपीरियंस था उनका, जो उनके विचार थे उन्होंने दर्शाए थे किसी पन्ने पर, इसलिए बताए थे ताकि आप समझ सकें कि बच्चे जब इसको पढ़ें, या बच्चों के पास अगर जाती है पोएम किसी भी सिलेबस के माध्यम से, तो बच्चे जब इसको पढ़ें तो वो अपने अंदर उतारे, इस चीज़ को समझे और टीचर इस तरह बताए कि बच्चे इसको मन में उतारे। तो इसको बड़ा सिर्फ इतना मत लो कि सिलेबस है, अगर एज सिलेबस लोगे तो फिर आप सिर्फ इंटर पास कर सकते हो, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो वहाँ पे आपको इसे एज ए रटवाया नहीं जाता कि इसको रट लिया, सेंट्रल आइडिया है, पोएम इसका मतलब ही है, आपको समझना होता, बारीकी में वो पकड़नी होती है। तो बेटा इसको अपने मन में उतार लें कि ये सच है कि अपने माता पिता का हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो हम लोग को लगता है कि नहीं छोड़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं हम लोग की मेंटालिटी बदलती जाती है और फास्ट चेंजिंग इन द वर्ल्ड कह सकते हो कि हम लोग इसे भूल जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा याद रखना है कि माता पिता की सेवा जरूर करनी है। बुढ़ापे में उनको हमारी जरूरत होती है, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वो हम पर डिपेंड होते जाते हैं। याद रखना, हो सकता है कि उनके पास पैसा हो, बट पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, वो आपकी सेवा पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो याद रखना कि आप मन से, दिल से उनकी सेवा करें, जरूर करें बेटा, बहुत जरूरी है ये। तो सी मेक्स अस अंडरस्टैंड फॉर गिविंग आवर बेस्ट सर्विस, कह रहा है कि वो हमें समझाती हैं अपने माता पिता को देने के लिए अपनी बेस्ट सर्विस, हमारी अपनी बेस्ट सर्विस उनको देने के लिए इन दियर ओल्ड एज, उनके बूढ़ेपन पर, जब उनका बुढ़ापा आ जाए तो उनकी सेवा करनी है। अच्छा बेटा ये तो हो गया अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया, आइडिया अंतर विचार, सेंट्रल होता है वो क्या, मुख्य, यानी मुख्य विचार, जो केंद्र विचार है वो हमको बताना होता है पोएम में। एक्चुअली पोएम में जो मुख्य बातें वो बतानी होती हैं और आपको वो भाव बताना होता है जो पोएटेस या पोएट हमसे कहना चाहते हैं। वही जो मैंने अभी आपको पीछे बेसिकली बताया कि बूढ़ेपन में माता पिता को हम लोग की जरूरत होती है, यही इसका मेन थीम है कि बूढ़ेपन में माता पिता को हम लोगों की जरूरत होती है एंड वी शुड सर्व देयर। अभी आते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोएटेस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ फीलिंगफुल जर्नी। जो पोएटेस कवित्री हैं वो हम लोग को वर्णन कर रही हैं अबाउट अ फीलिंगफुल जर्नी, भावनाओं से भरी हुई यात्रा के बारे में बता रही हैं। विच, जो जर्नी के बारे में बोला गया है, जो सी इज मेकिंग विद हर मदर, जो यात्रा वो अपनी माँ के साथ कर रही हैं, जो यात्रा वो अपनी माँ के साथ कर रही हैं इन अ कार, एक कार में। एक्चुअली में जो पोएटेस है वो कार से कोची हवाई अड्डे जा रही होती हैं, बगल में उनकी माँ बैठी होती है, तो उनकी माँ का चेहरा कुछ बूढ़ापन सा होता है और सडनली आवर पोएटेस नोटिस दैट, हमारी जो पोएटेस है वो उसको ध्यान देती है कि माता जी उसकी बिकेम ओल्ड। तो अभी आते हैं, तो कह रहे हैं कि द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ फीलिंगफुल जर्नी विच सी इज मेकिंग विद हर मदर, जो अपनी माता के साथ एक कार में जो यात्रा कर रही थी, उस यात्रा के बारे में कवित्री हमको बता रही हैं। क्या कहती हैं? एक्चुअली सी नोटिसेस, सेंट्रल आइडिया एक्चुअली हम लोग करते हैं, सेंट्रल आइडिया पोएटेस नहीं करती है। मतलब कहने का हम लोग करते हैं मतलब हो गया, हम लोग सी लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। आई मतलब होगा मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया, पोएटेस कहेगी मैंने ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर आई मैं लिख रहा हूँ ना, जब आप लिखोगे तो आप आई लिखोगे तो मतलब हो जाएगा आपने ध्यान दिया। अब मैं लिखूंगा आई नोटिस मतलब मैंने ध्यान दिया, तो मैंने ध्यान दिया, पोएटेस ने ध्यान दिया था और बता हम लोग रहे तो हम लोग बोलेंगे उन्होंने ध्यान दिया।
तो आते हैं तो कह रहे हैं एक्चुअली से नोटिसेस हर मदर्स फेस, वो अपने माता जी के चेहरे पर ध्यान देती है। नाउ बिकेम ओल्ड, जो अब बूढ़ा हो चुका है, जो उनकी माता जी के चेहरे पर ध्यान देती हैं और उनकी माता जी का जो चेहरा है वो कैसा हो चुका है, अब बूढ़ा हो चुका है। देन सी कंपेयर्स, और तब वो तुलना करती है। बेटा वो कार पे जा रही है माता जी के साथ, सडनली उनकी निगाह पड़ती है अपनी माता जी के चेहरे पे और वो ध्यान देती है उनकी माता जी बूढ़ी हो चुकी है। तब क्या कहती है, देन सी कंपेयर्स, तब वो तुलना कर रही है अपने माता जी के चेहरे की, वो 2 बार तुलना करती हैं। किन किन चीज़ों से कंपेरिजन करती हैं आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि देन तब सी कंपेयर्स इट मतलब चेहरे को, चेहरे की बात कर रही है, तो वो चेहरे की तुलना करती हैं टू द यंग प्लांट्स ऑफ द रोड, रोड में जो यंग प्लांट्स लगे हुए, छोटे छोटे पौधे रोड के किनारे लगे होते हैं, वो उनसे तुलना कर रही हैं। अब उनको यंग प्लांट्स के बोला, बेटा छोटे छोटे पौधे हैं, अभी वो बड़े तो हो नहीं गए, वो झड़ तो गए नहीं है, यानी वो यंग है, युवा है। तो वो इस जो यंग एज ऑफ प्लांट्स, उनको देखकर वो अपनी माता जी को मतलब याद कर रही है कि कहीं मेरी माता जी ऐसी रही होंगी। तो वो अपने माता जी की यंग एज को याद करने की कोशिश कर रही हैं और वो मतलब बता रही काश चेहरा ऐसा हो जाता माता जी का मेरा, हालांकि होना नहीं है, ऐसा वो सोच भी नहीं रही कि हो जाए, मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि वो बताने की कोशिश कर रही है कि माता जी बूढ़ी हो गई है तो दुख है, तो वो अपने यंग प्लांट्स को देखकर थोड़ा अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रही है। और ये यंग प्लांट्स क्या है, जब वो कार ड्राइविंग कर रही है तो यंग प्लांट्स, जब आप ड्राइव करते हो चलते हो आगे की ओर, तो प्लांट्स या जो भी चीज़ें होती है वो पीछे की हो जाती है। आप आगे जाते हो आपको लगता है वो पीछे जा रहा है, एक्चुअली कुछ पीछे जाता नहीं है मगर आपको लगता है पीछे जा रहा है। तो पोयम में वो प्लांट्स उनको पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी यंग एज उनको पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो उसी से तुलना कर रही है कि माता जी का जो बूढ़ापन है वो आ रहा है, यंग एज माता जी के पीछे जा रही है। आप समझ सकते हो कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। तो वो अपने माता जी के चेहरे की तुलना करती हैं यंग प्लांट्स ऑफ द रोड एंड टू द चिल्ड्रन, और वो किससे कर रही है, टू चिल्ड्रन, और बच्चों से तुलना कर रही है प्लेइंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेज, वो बच्चे जो अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। कुछ बच्चे उनको रास्ते में दिखे होंगे, जो बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं वो उन बच्चों से अपने माता जी के चेहरे की तुलना कर रही है, अपनी माता जी की तुलना कर रही है। माता जी की तुलना का मतलब हो गया, अब माता जी बच्चे तो रही नहीं है, तो माता जी वो अब क्या, बच्चे खेल रहे हैं तो खुशियां मना रहे हैं बच्चे, अपने यंग एज के बच्चे छोटे छोटे हैं तो खुशियां मना रहे हैं। तो वो मतलब एहसास कर रही है कि क्या बचपना होता है, आज बूढ़ापन आ गया है और कभी बचपना भी था, तो वो चीज को याद कर रही है। इन द मीन टाइम, इस समय के दौरान, मीन टाइम मतलब इस समय के दौरान, एक्चुअली में व्हेन शी वाज ड्राइविंग विद हर मदर, देन एट दैट टाइम व्हेन शी कंपेयर्ड the face of her mother to the young children and the plants of the road, then and at that time, in the meantime, उस समय के दौरान she reaches at the airport of Cochin, वह कोचिन हवाई अड्डे पहुंच जाती है। एक्चुअली में they were going to कोचिन हवाई अड्डा, वो कोचिन हवाई अड्डे जा रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो कोचिन हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। और उस समय जब कोचिंग हवाई अड्डे पहुंचते बेटा, तो उस समय क्या हो रहा होता है कि जो वहाँ का जो चेक करने वाला होता है, नहीं बेटा चेक करता है, सब लगा चेक करता है, तो वो जिसको बोलते हैं हम लोग गार्ड, तो चेकिंग गार्ड जो होता है उसको चेक कर लेता है। उसके बाद एंड देन सी अगेन नोटिसेस, और फिर वो फिर से ध्यान देती हैं हर मदर्स फेस, वो फिर से अपने माता जी के चेहरे पर ध्यान देती हैं। वो जो हमारी पोइट्रेस है वो फिर से अपनी माता जी के चेहरे पर ध्यान देती है। एंड नाउ सी कंपेयर्स इट टू द मून, टू द ओल्ड मून ऑफ द विंटर, और तब वो अपने माता जी के चेहरे की तुलना सर्दियों वाले बूढ़े चंद्रमा से करती हैं। अब बूढ़ा चंद्रमा क्या हुआ, चंद्रमा रात को निकलता है और सर्दी में बूढ़ा दिखता है, बादल बादल होते हैं तो सही दिखता नहीं है और धब्बे धब्बे हल्के दिखते हैं, एक्चुअली बादल बीच बीच में आ जाते हैं, धब्बे धब्बे दिखते हैं। तो वो अब मतलब झुर्रियाँ पड़ गई चंद्रमा में, चंद्रमा खराब हो गया, वो ताजगी नहीं है चंद्रमा में सर्दियों में, तो उस बूढ़े चंद्रमा से अपनी माता जी के चेहरे की तुलना कर रही है। वो उन्होंने पहले किससे की थी, प्लांट से की थी, माता जी की यंग एज की तुलना बच्चों से की थी, अब वो अपने माता जी के चेहरे की तुलना सर्दियों वाले बूढ़े चंद्रमा से करती हैं। फाइनली अंत में अब बेटा हम लोग आते हैं ओवरऑल थीम, जो इसका जो मतलब है, एम था पोइट्री का हमें समझाने का, उस पर आते हैं। फाइनली शी वांट्स टू प्रेज अस, मतलब कह रहे हैं मुख्य रूप से अंततः जो कवित्री हैं वो हमें मतलब हम आपको, हम सबको प्रेज करती हैं टू सर्व, सेवा करने के लिए आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। वो कहती हैं अपने माता पिता की सेवा करो, नॉट फॉर लिविंग, ये फॉर बेटा, नॉट फॉर लिविंग, नॉट फॉर लिविंग इन देयर ओल्ड एज, ना कि अपने माता पिता को बूढ़े एज में, बूढ़ी उम्र में छोड़ने के लिए। मतलब वो आपको हमसे कह रही है कि उनके माता पिता की सेवा करो,
उनके बूढ़ी एज में, ना कि उनको छोड़ दो। कई लोग क्या होते हैं हमारे मध्य में कई लोग ऐसे हैं जो कि माता पिता को बूढ़ी एज में छोड़ देते हैं। हमें नहीं कहना सब है, और जो ये वीडियोस में आप देखते हो, फिल्मी जो देखते हो कि माता पिता छोड़ दिया, हमने क्या, रेयर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, सच में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। कई लोग छोड़ देते हैं, या कई लोग नहीं छोड़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत लोग छोड़ देते हैं बेटा, माता पिता को ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, उनकी सेवा करने में कोई मूड नहीं होता। कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछते हैं कि आप जिंदा हो कि मर गए हो, कोई फर्क नहीं हुआ। हॉस्पिटल में देखने भी नहीं जाते हैं वो कि वो क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आधे घंटे 35 मिनट के लिए आ जाए, बाकी आते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, उसके संघर्ष स्ट्रगल करते रहेंगे उसके लिए बहुत सारा, और जो सेवा करता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ के लिए, अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। आपके साथ जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी माता पिता हो, जिन्होंने आपको पाला पोसा हो, या जो भी बुजुर्ग है जिनको आप घर पर लेकर आए हो, उनकी सेवा जरूर करें, जरूर जरूर करें। पोएटिस का यही थीम था, कहने का, बताने का, और मैं भी आपको दबाव डालकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ उनकी सेवा जरूर करें। वो आप पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, हो सकता है कभी आप उन पर डिपेंड थे, लेकिन ना अभी वो आप पे डिपेंड है। सो यू हैव टू सर्व देम एंड प्लीज बी केयरफुल। ओके बेटा, ये सेंटेनरी आपका था। अभी नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे सेंटेनरी तो उसमें आपको पोएट्री ब्यूटी बताई जाएगी। ओके, जय हिंद।